भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आज शाम की खबरों को पूरा जरूर देख करके जाना। सबसे पहले इस आदेश के बारे में जानना चाहेंगे तो निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से 27 जनवरी को यह सरकारी आदेश जारी किया गया और उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को लेटर भेजा गया और कहा गया कि आधार नामांकन किट के संचालन हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों के सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के संबंध में। और विस्तार से इसमें अगर हम बात करें तो लिखा गया है कि बाल विकास परियोजना कार्यालयों के उपयोगार्थ विभाग के समस्त परियोजनाओं पर प्रति परियोजना एक डेस्कटॉप और एक टैबलेट बेस्ड आधार नामांकन किट इसकी आपूर्ति हो चुकी है और उक्त के संचालन के लिए UIDAI द्वारा जनपदों में 1773 कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया जा चुका है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आधार नामांकन किट के संचालन के लिए अपने जनपद के प्रशिक्षित कर्मचारियों में से प्रत्येक परियोजना की दोनों किटों के लिए 2 कर्मचारियों को चिन्हित करें तथा नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से उनकी 10 फरवरी 2022 तक सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को पूर्ण कराएं। और यहां पर आपको बताना चाहेंगे, नीचे लिखा गया है कि इस पत्र के साथ संलग्न कॉन्सेंट फॉर्म को एग्जाम सर्टिफिकेट के साथ सहायक महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको UIDAI बोलते हैं, तो उसके द्वारा गोमती नगर लखनऊ को 12 फरवरी 2022 तक प्रेषित किया जाए, जिससे दिनांक 28 फरवरी 2022 तक UIDAI द्वारा सर्टिफाइड कर्मचारी को ऑन बोर्ड करते हुए किटों को एक्टिव कराया जा सके एवं 1 मार्च 2022 से आधार नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। तो आधार नामांकन की प्रक्रिया के लिए किट दी गई है और किट में जैसा कि मैंने आपको बताया एक डेस्कटॉप और एक टैबलेट बेस्ड आधार नामांकन किट, तो ये चीजें मिल रही हैं। लिखा है सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए 482 रुपया का शुल्क चिन्हित कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन जमा किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा कराई जाएगी। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, संपर्क के लिए नंबर पता सब लिखा हुआ है और ये सारी चीजें डॉक्टर सारिका मोहन निदेशक जो है निदेशालय बाल विकास में, और ये एक लेटर उन्होंने जारी किया है। तो मार्च से आधार वाले जो काम है वो शायद परियोजनाओं में देखने को आप सबको मिल जाए और इसीलिए यहां पर ये सब कुछ तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खैर, चलते हैं अगली खबर पर। और जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, आशा बहन आती हैं अयोध्या से और उन्होंने एक ये जानकारी भेजी है, उत्तर प्रदेश शासन से 28 जनवरी को यह सरकारी आदेश विज्ञप्ति के स्वरूप जारी हुआ है और इसमें कहा जा रहा है यहां पर चुनाव के संबंध में। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे चरण के बारे में देख लीजिएगा, कौन कौन से जिलों में कब चौथे चरण में किस तारीख को चुनाव होंगे। तो पहला तो प्रथम चरण काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो सरसरी नजरों में। 10 फरवरी 2022 बृहस्पतिवार को आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली। और द्वितीय चरण में 14 फरवरी को अमरोहा, बदायूं, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर। फिर तृतीय वाले में 20 फरवरी को औरैया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी। फिर चतुर्थ वाले में 23 फरवरी को बांदा, फतेहपुर, हरदोई, खीरी, लखनऊ, पीलीभीत, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। फिर 27 फरवरी को पांचवें में अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, चित्रकूट, गोंडा, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, रायबरेली, और यहां पर ये सब चीजें दी हुई हैं। सलोन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भी लिखा हुआ 181। और जो छठे वाले में 3 मार्च को है अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। और लास्ट में 7वें चरण में जो होगा 7 मार्च को, और वो होगा आजमगढ़, भदोई, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी। जितेंद्र कुमार प्रमुख सचिव है, उनका ये लेटर है शासन से। और इनके अलावा अब आपको जो हम बताना चाहेंगे, बूथ लेवल जो अधिकारी हैं उनके सामान्य कर्तव्य क्या होते हैं, यानी BLO वर्कर जो है
हैं उनके कर्तव्य क्या होते हैं। आंगनबाड़ी बहनों, आप सब जरूर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आप सबको बीएलओ के तौर पर कार्य जो है कराया जाता है। यहां पर लिखा गया है पहला कि मतदान स्थल एवं परिसर को मतदान दिवस दिनांक 10 फरवरी से पूर्व 8 फरवरी तक साफ, स्वच्छ एवं सैनिटाइज वगैरह कराएंगे। दूसरा है मतदान केंद्र परिसर में पैरामेडिकल स्टाफ, दिव्यांगों व मतदाताओं के प्रयोग के लिए मतदाता सहायता केंद्र का स्थान चिन्हित करने में सहायता करेंगे। इस केंद्र पर मतदाताओं की सहायता के लिए थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, पानी आदि की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कोविड प्रोटोकॉल का पालन तथा मतदाताओं को सुविधा हो सके। तीसरा है समस्त बीएलओ मतदान दिवस के 5 दिन पूर्व यानी 5 फरवरी तक अपने क्षेत्र में आने वाले समस्त परिवारों को वोटर गाइड वगैरह, जिसमें निर्वाचन के बारे में समस्त जानकारी हो, सहित मतदाता सूचना जो है पर्ची बंटवाना सुनिश्चित करें। चौथा है संबंधित बीएलओ अपने मतदेय स्थल पर मतदान जो है प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक करने हेतु सक्रिय रहेंगे। इसके लिए पोस्टर, पंपलेट, गोष्ठी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा है संबंधित बीएलओ दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 10 बजे मतदेय स्थल एवं परिसर की साफ सफाई के बाद खुला रखेंगे तथा अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे, जिससे पोलिंग पार्टी, निर्वाचन से जुड़े कर्मचारी, अधिकारी उनको समस्या ना हो। छठा है संबंधित बीएलओ मतदान कार्मिकों को दिनांक 9 फरवरी को रात्रि में रुकवाने तथा मतदेय स्थल पर आधारभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, रैंप, शौचालय, बिजली, फर्नीचर, कुर्सी, मेज आदि उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे। देखो, आर्डर तो बहुत आ जाता है। अब बीएलओ मान लो आंगनबाड़ी वर्कर अगर बनेगी तो वो कहां से इतना इंतजाम तामझाम करेंगी, क्योंकि ये सब सरकार तो दे नहीं रही है, तो क्या अपने घर से सारी चीजें वो कहेंगी। आगे देखिएगा, सातवां संबंधित बीएलओ दिव्यांग मतदाता व 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मतदेय स्थल तक आने जाने की सुविधा तथा व्हील चेयर आदि उपलब्ध कराना जो है वो कराकर मतदान कराने में सहयोग करेंगे। आठवां है संबंधित बीएलओ मतदान दिवस पर जो है दिनांक 10 फरवरी को मतदाताओं को उनका मतदेय स्थल और मतदाता सूची के क्रमांक बताने में भी सहयोग करेगी। संबंधित बीएलओ मतदान दिवस दिनांक 10 फरवरी को प्रातः 5:30 बजे मतदेय स्थल पर पहुंचेंगी और आवश्यकता अनुसार मतदान जो है अधिकारी हैं उनको मतदाता की पहचान में सहयोग भी प्रदान करेंगे। 10वां है संबंधित बीएलओ मतदान दिवस पर मतदान अवधि के दौरान मतदाताओं को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में सहयोग करेंगी। और 11वां है बीएलओ दिनांक 10 फरवरी को समस्त मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात मतदान कर्मियों, ईवीएम व वीवीपैट आदि के साथ एवं मतदान जो है अभिकर्ताओं को रवाना होने तक मतदेय स्थल पर बने रहेंगे। 12वां है संबंधित बीएलओ दिनांक 11 फरवरी मतदान दिवस के अगले दिन मतदेय स्थलों की साफ सफाई कराने, प्रयुक्त मास्क, ग्लव्स और अन्य अवशेष आदि की सफाई करने तथा पुनः पूर्व की स्थिति में लाने के लिए कार्य कराने में सहयोग करेंगे। 13वां है संबंधित बीएलओ आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे तथा कोई प्रतिकूल तथ्य जैसे गांव में शराब, पैसा जो है या गिफ्ट का बंटवाना आदि संज्ञान में आता है तो रिटर्निंग अधिकारी को संज्ञान में उसको लाएंगी, यानी इसके बारे में शिकायत भी करेंगी। तो ये कुछ तैयारियां हैं। आगे सीमा चौधरी बहन आती है सिवनी से और मध्य प्रदेश से। आपको हम एक ये लेटर दिखाना चाहेंगे जो यहां पर आप देख सकते हो, कारण बताओ सूचना पत्र है और समस्त पर्यवेक्षकों को सेक्टर में भेजा गया है, ग्रामीण फर्स्ट में, जो कि सिवनी में, और लिखा गया है कि पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी में बच्चे भर्ती कराने के संबंध में आया है। इसमें यहां पर कहना चाहेंगे, लिखा है कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि पोषण पुनर्वास केंद्र जिसको एनआरसी बोलते हैं उसमें निर्धारित बेड क्षमता के अनुसार प्रतिमाह 100% बच्चों को भर्ती कराए जाने हेतु समय समय पर कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से निर्देशित किया गया है, किंतु समीक्षा में पाया गया है कि परियोजना के अंतर्गत प्रतिमाह 8 बच्चे भर्ती कराए जाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें माह अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक 80 बच्चों में से मात्र 48 बच्चे नियमानुसार भर्ती कराए गए हैं। तो यहां पर कुछ जो आप देख सकते हो परियोजनाओं के नाम वाम है और उनका पूरा डेटा आया है। तो फिलहाल के लिए भर्ती वाले जो है मैटर को लेकर के थोड़ा सख्ती बरते, हर एक जगह जो है एनआरसी में बच्चे भर्ती कराने पर जोर काफी दिया जाता है। तो और भाइयों बहनों, एक और नया सरकारी आदेश चकबंदी आयुक्त जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 24 जनवरी को जारी किया है। समस्त बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी वाले जो उत्तर प्रदेश में है और उत्तराखंड में भी लग करके हैं, तो उन सबको भेजा गया है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये कुछ उत्तराखंड के भी स्थान यहां पर दिए गए हैं और बाकी उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसमें लिखा है चकबंदी करता या आयतकर्ता संवर्ग की अनंतिम कोटि क्रम सूची के प्रकाशन के संबंध में है। तो इसमें लिखा गया है कि दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। आपत्तियों के निस्तारण के समय यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष 2016 की
अंतिम ज्येष्ठता सूची में अंकित कतिपय चकबंदीकर्ता आयतकर्तागण के नाम जनपद से प्राप्त अधावधिक सूचनाओं से स्पष्ट जो है स्थिति न होने के कारण अनंतिम कोटिक्रम सूची में सम्मिलित होने में छूट जो है गए थे। तो यहां पर विसंगतियों के दृष्टिगत पूर्व चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश 28/10/21 वाला प्रश्नगत अनंतिम कोटिक्रम सूची को निरस्त करते हुए असम्मिलित वगैरह कार्मिकों के नाम यथा स्थान अंकित कर पुनः अनंतिम कोटिक्रम सूची प्रकाशित करने एवं आपत्तियां आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो 24 जनवरी 2022 को यह नया आदेश आया है। नीचे लिखा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2016 में निर्गत अनंतिम कोटिक्रम सूची एवं जनपद से प्राप्त अधावधिक सूचनाओं के आधार पर मृतक या सेवानिवृत्त चकबंदीकर्ता या आयत क्या लिखा हुआ आयतकर्तागण इनके नामों को हटाते हुए पुनः अनंतिम कोटिक्रम सूची प्रकाशित की जा रही है। तो यहां पर फिर से सूची निकल के आ रही है इन्हीं लोगों की। लिखा है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनंतिम कोटिक्रम सूची का अवलोकन जनपद में कार्यरत चकबंदीकर्ता आयतकर्ता इनको करा दें और स्वयं भी संबंधित कार्मिकों की सेवा अभिलेखों से कोटिक्रम सूची में अंकित प्रविष्टियों का मिलान कर लें। उसके बाद 15 दिन के अंदर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है अथवा प्रविष्टियों में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है तो उक्त के संबंध में साक्ष्य एवं अपनी संतुति सहित आपत्ति को निदेशालय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे आपत्ति के निस्तारण के उपरांत अंतिम कोटिक्रम सूची का प्रकाशन किया जा सके। यदि स्पष्ट संतुति के अभाव में कोटिक्रम सूची की प्रविष्टियों में कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का होगा। तो ये महेंद्र सिंह है, अपर आयुक्त चकबंदी वाले, उन्होंने ये लेटर एक जारी किया है। और आज के लिए इतने